हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये टॉपिक सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई प्रमोशनल एग्जाम हो। तो इस टॉपिक को ध्यान से कवर करना है आपको, और इस टॉपिक को मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव या गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, जिनको हम क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल के नाम से जानते हैं, उनको कवर करेंगे। और उसके बाद हम कवर करेंगे स्टांसेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रवैया रहता है जब स्टांसेज चेंज करता है आरबीआई, तो उसके बारे में कवर करेंगे। ये सब चीजें हमें कवर करनी है इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं मीनिंग के साथ कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है। देखिए बेटा, जब आप पॉलिसी का मीनिंग देखेंगे कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन एसोसिएटेड विद समथिंग। तो किसी भी चीज के लिए, काम के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके बारे में बनाए गए हैं, मॉनेटरी यानी कि मनी। ठीक है, कौन सी वाली मनी, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है, उस मनी के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। किसने बनाए हैं, आरबीआई ने बनाए हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का ही नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो क्या रूल्स बनाए हैं, क्यों रूल्स बनाए हैं आरबीआई ने मनी से संबंधित। तो आरबीआई ने इसलिए मनी से संबंधित बनाए हैं कि अगर किसी केस के अंदर, मार्केट के अंदर यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई एक्सेसिव हो जाती है तो वो इन्फ्लेशन लेकर आती है, क्योंकि सभी के पास पैसे ज्यादा होंगे एक्सेस सप्लाई होने के कारण, और सभी ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आगे समझाऊंगा डिटेल में। और अगर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम हो जाती है तो वो डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आती है। इसलिए मार्केट के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए, जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल रख सकें। तो इसीलिए आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक टूल्स बनाए, रूल रेगुलेशंस बनाए, जिनको हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, जिसके थ्रू क्या करता है आरबीआई, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश करता है कि जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में मनी की सप्लाई होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अगर एक लाइन के अंदर अगर हमें मीनिंग डिफाइन करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये आरबीआई ने क्यों बनाया है, ये आरबीआई ने बनाया है मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और मैंने बताया कि मनी की सप्लाई क्यों कंट्रोल करना चाहता है आरबीआई, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। मनी की सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कंट्रोल करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्हीं रेट्स को तो क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, इनके रेट्स चेंज किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मनी को भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करना, लिक्विडिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कि अगर मार्केट के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो कम हो गई तो उसको बढ़ा देना, और ज्यादा हो गई तो उसको घटाने का काम करना। तो हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल विच इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मींस लिक्विडिटी ऑफ मनी, और टू कंट्रोल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू कंट्रोल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन सब का मेन मकसद हमारा यही है फाइनली कि हमें क्या कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो जो मीनिंग मैंने आपको दिया था वो यहां पर भी लिख दिया मैंने कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल दैट इज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी,
टू कंट्रोल द फ्लो एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और क्यों कंट्रोल करना चाहता है? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब कंट्रोल द इन्फ्लेशन तो क्या हो गया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। उसके बाद कुछ और भी तो ऑब्जेक्टिव होंगे। यस, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होंगे। तो सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव बच जाते हैं हमारे, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी सारे के सारे वन बाय वन। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, उसके बाद है मेंटेन लिक्विडिटी, उसके बाद है बिल्ड ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, और लास्ट है रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसके अंदर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन अब मैं आपको अपने तरीके से इनको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू फोस्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या बेटा? प्रोडक्शन इंक्रीज करना, जीडीपी को इंक्रीज करना। और जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी या इन अवर कंट्री विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मींस इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो जितना हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब वो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? अगर मार्केट के अंदर फंड्स की कमी है, यानी कि मनी की सप्लाई की कमी है, तो आरबीआई क्या करेगा? अपनी ब्याज की दरों को ढीली करेगा, यानी कि सस्ती कर देगा, जिसके जैसे लोन सस्ते हो जाएंगे और जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो क्या करेंगे? लोन ज्यादा उठाएंगे। लोन ज्यादा उठाएंगे तो क्या करेंगे? वो अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो जीडीपी है वो हमारी इंक्रीज होगी। तो हमारी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए अगर कहीं पर शॉर्टेज पड़ जाती है फंड की, तो फंड की अवेलेबिलिटी करवाना किसका जिम्मेदारी हो जाएगी? आरबीआई की। किसके थ्रू करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने में। उसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी। अब अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ना बनाए तो क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आज आप खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पेन है, उसकी प्राइस अगर आज 10 रुपीज है, तो हो सकता है वो इवनिंग तक या कल तक उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज हो जाए। तो क्या होगा कि प्राइस अप डाउन होते रहेंगे। तो प्राइस अप डाउन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में। भाई 10 रुपीज की चीज है, 10.5 की हो गई, 11 की हो गई, इतना समझ में आता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्ट्स के प्राइस में, सर्विसेज के प्राइस में, तो वो क्या हो जाता है? वो रॉन्ग हो जाता है। उससे जो आपकी इकोनॉमी है वो डगमगा जाती है और आपकी इकोनॉमी जो है वो क्लैप्स हो जाती है। इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? बहुत जरूरी है। अब प्राइस कब बढ़ते हैं? आप मुझे बताइए, प्राइस कब बढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपीज है और मार्केट से मैं एक चॉकलेट बाय करना चाहता हूं, ठीक है, चॉकलेट बाय करना चाहता हूं, और उसके प्राइस भी 100 रुपीज है, तो मैं इजिली बाय कर लूंगा। लेकिन कल को उसी को बाय करने के लिए 10 लोग और हैं और चॉकलेट एक ही अवेलेबल है, तो क्या होगा? वो भी बाय करेंगे, सेम प्राइस पे करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन अगर मेरे पास 100 रुपीज से ज्यादा है, तो मैं क्या ऑफर करूंगा कि भाई मैं 110 या 150 रुपीज भी पे करने के लिए रेडी हूं, या डबल भी पे करने के लिए रेडी हूं, लेकिन ये चॉकलेट मुझे ही चाहिए। ऐसा कब कहूंगा? जब मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे। और मेरे पास पैसे कब ज्यादा होंगे? जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा होगी। तो अगर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू? आरबीआई मार्केट से जो एक्सेस मनी की सप्लाई है उसको कम करता है, ताकि प्राइस स्टेबल रह सके। कि एक्सेस मनी निकाल ली तो कोई और ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो साइड में अवेलेबल थे, जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी थे, वो नहीं होंगे। तो क्या होगा? जो सेलर होगा वो एक कांस्टेंट प्राइस ही डिमांड करेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही, यानी कि मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को ही कंट्रोल करके, देखो पूरा गेम जो है मॉनेटरी पॉलिसी का, एक बात समझ लो क्या है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है। कि जरूरत पड़ती है तो उसको बढ़ा देंगे और जरूरत नहीं है तो हम उसको कम कर देंगे। अब आपको यही समझना है पूरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि मनी की सप्लाई को कब बढ़ाना है और कब घटाना है। ठीक है। उसके बाद है मेंटेन द लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में लोन लेने के लिए गए और बैंक वालों ने कहा सर हमारे पास पैसे ही नहीं है, लोन तो हम दे देते। तो मार्केट के अंदर अगर मनी की सप्लाई क्या है? कम हो गई है, तो उस टाइम पर मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज
पैसा इन्फ्यूज कैसे करेंगे? आरबीआई अपनी ब्याज की दरें कम कर देगा, जिसकी वजह से बैंक ज्यादा लोन उठाएंगे आरबीआई से और आगे ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और मनी की सप्लाई बढ़ने को ही हम क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। उसके बाद है बिल्ड जर्नल ट्रस्ट इन द करेंसी, कि भाई मान लो मेरे पास 100 रुपीज का नोट है, तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है कि इस 100 रुपीज के नोट के बदले में आज भी, कल भी और कभी भी मैं 100 रुपीज की वैल्यू की कोई भी मार्केट से जो वस्तु है वो खरीद सकता हूं। तो ये क्या होगा? मेरा ट्रस्ट है कि ये ऐसा नहीं होगा कि कल को ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, एक जस्ट पीस ऑफ पेपर रह जाएगा। अब इसके ऊपर अगर 100 रुपीज लिखे हैं तो मुझे 100 रुपीज की वैल्यू ही मिलेगी जब भी मैं लेना चाहूं। अगर मेरा ये ट्रस्ट है, बना हुआ है, सभी का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आरबीआई बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आरबीआई को 90 साल हो गए, 90 ईयर कंप्लीट हो गए हैं पूरी देश की इकोनॉमी को संभालते संभालते। ठीक है, तो सभी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट करता है आरबीआई। ठीक है, जैसे अगर मान लो मनी की सप्लाई बढ़ गई, मनी की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, तो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस ही बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई? जो चीज मैं कल 100 रुपीज में बाय कर पा रहा था, आज बाय नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या मानूंगा कि भाई इस कागज के टुकड़े की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी कल थी, तो मेरा उस करेंसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। कोई फॉरेनर है, इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा हमारी करेंसी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन जब प्राइस स्टेबल रहेंगे, प्राइस स्टेबल रहेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, डॉलर का रुपीज के कंपैरिजन में देखो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, लेकिन बहुत थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। कभी ऐसा देखा आपने कि आज 86 है और कल 100 हो गया और परसों 150 हो गया और एक दिन केवल 50 हो गया? इतना फ्लक्चुएट नहीं होता ना। तो उसको बनाकर रखता है आरबीआई। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में जो रेट्स हैं उनको मेंटेन करके रखता है, और मेंटेन करके रखता है तो जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, और इवन हमारी कंट्री के जो पर्सन है, मैं हूं, आप हूं, तो सभी का हमारी करेंसी के अंदर क्या रहता है? ट्रस्ट बना रहता है। और उसके बाद है रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करती है मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए, अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो गई है, लिक्विडिटी कम होने से क्या होगा? लोन्स कम अवेलेबल होंगे, बिजनेसमैन जो होंगे वो कम लोन ले पाएंगे, कम लोन ले पाएंगे तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो लोगों को जॉब से निकाल देंगे या नया रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसी कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा? अपनी ब्याज की दरों को कट कर देगा, और ब्याज की दरों को कट करके लोन सस्ते कर देगा। लोन सस्ते करने से क्या होगा? मार्केट के अंदर बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स ज्यादा लोन उठाएंगे, ज्यादा लोन उठाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी तो उनको लेबर भी ज्यादा चाहिएगी, उनको मैनेजर भी ज्यादा चाहिएंगे, ऑफिसर्स भी ज्यादा चाहिएंगे तो ऑटोमेटिकली वो किसको हेल्प करेंगे? वो एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो ये सारे हमारे फर्दर ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन के बाद। इन्फ्लेशन के बाद हमारे क्या है? सारे फर्दर ऑब्जेक्टिव हैं, और ये सारे के सारे बेटा एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्या हैं? एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, सभी को एक साथ डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, मीनिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मनी के फ्लो को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और आरबीआई मनी के फ्लो को क्यों कंट्रोल करना चाहता है? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, प्राइस स्टेबल रहे और लिक्विडिटी मेंटेन रहे, और लोगों का अपनी करेंसी के अंदर और फॉरेन इन्वेस्टर्स का अपनी हमारी करेंसी के अंदर ट्रस्ट बना रहे, और इंप्लॉयमेंट बढ़े। इंप्लॉयमेंट कब बढ़ेगा? जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो सारे के सारे पॉइंट क्या है? इंटरलिंक है। तो मैंने जस्ट यहां पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्लियर किया है और ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। उसके बाद हम अगली शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी को आखिर बनाता कौन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कैसे बनाया गया, ये सब चीजें हमारी सेकंड क्लास के अंदर आएंगी। उसी के साथ मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर दूं कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो हम
कह सकते हैं कि एक मॉनेटरी पॉलिसी जिसका नाम है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक्सपेंड करना, दूसरी है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि संकुचन करना, कंट्रोल करना। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज क्यों किया जाता है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जब हमारा टारगेट हो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, मार्केट के अंदर पैसा पहुंचाना जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कम किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ रखी है, जो क्या लेकर आ रही है, इन्फ्लेशन लेकर आ रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो चलिए अगली शॉर्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर बहुत सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे आपको चूज करना हो उस मॉडल को आप चूज कर सकते हैं।